तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करते हैं सब लोग मस्त होंगे, सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। आइए आपकी खुशी नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिवीजन नोट है क्योंकि रिवीजन है, और जो कि ये रिवीजन है तो ऑब्वियस सी बात है ये एनसीईआरटी से है। इसको याद रखिएगा कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको इंडियन इकोनॉमी या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं और या फिर बिजनेस स्टडीज, तो मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो बना ही है आपका सीबीएसई के लिए, ठीक है। तो और किसी चीज़ के लिए नहीं बना है कि नहीं ये लगा दीजिए वो लगा दीजिए, ये किताब आपको इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़िए। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा हस एंड फस नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो आराम से आप 80% के ऊपर आ जाएंगे। तो जो भी मेरे नोट्स होंगे, जो भी मेरी सीरीज होगी, जो भी मैं इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी एनसीईआरटी से होगी, एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से नहीं होगा। ये नोट्स मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी नया है चैनल तो मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ चीज़ों को, क्योंकि इतना सब दिमाग में चलता रहता है। खैर वो अलग चीज़ें हैं, बट अब से इन चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ इट्स अ टाइम टू शाइन। अब हम भी थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ा रहे हैं और आप भी हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत बनाइए, क्योंकि जो नोट्स मैं बना रहा हूँ और तो चाह रहा हूँ कि आप भी उसका सपोर्ट करिए। अरे मोहब्बत है हमारी आपकी। चलो ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इकोनॉमिक सिस्टम को हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, बहुत आनंद आएगा। चलो आप देखो। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीन तरह की इकोनॉमी तुम्हारी इकोनॉमी होती है, मतलब अर्थव्यवस्था जो होती है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में डिफरेंस होता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों ही चीजें अलग होती हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों ही चीजें अलग होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो सबसे पहली बात हो रही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेज ऑफ अ डिमांड। ठीक है, मार्केट फोर्सेज ऑन अ डिमांड। देखो मार्केट डिपेंड डिपेंड किस पे करता है? अपॉन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड हैव अ गुड डिमांड इन द मार्केट। यील्ड प्रॉफिट, ठीक है, टॉप द प्रोड्यूसर्स। द ओनली एम ऑफ द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइजेशन एंड अ consumers are free to consume whatever they want। एक सिंपल सी चीज कहा है कैपिटलिस्ट मार्केट को, जो हम कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट मार्केट होता क्या है। कैपिटलिस्ट मार्केट मोस्टली जो होता है ये इसको एक तरह से कहा जाता है लेटरल मार्केट। क्या कहा जाता है भैया? लेटरल मार्केट। क्या कहा जाता है? लेटरल मार्केट। लेटरल मार्केट का मतलब क्या हो गया भैया? यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आपको दिए जाएंगे, ये यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आपको दिए जाएंगे जिन प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है? वो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। अब जैसे यूएस का मार्केट हो गया, यूके का मार्केट हो गया, यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर्स के पास पैसा इतना है कि आप उसको किसी भी प्राइस पे वो बेचेंगे, आप वो लेने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक एग्जांपल मैं लेते हूं, ये मेरे पास पेन है। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? अब ये मेरे पास पेन है, इस पेन को मैं बनाता हूँ बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कि भैया ऐसा है कि ये पेन आपको लाइफ टाइम चलेगी, एक बार खरीदिए जिंदगी भर लिखिए। अगर आप यूएस के मार्केट में इसको बेचेंगे तो आप इसको $5 से लेके $50 तक या फिर $500 तक भी आप वसूल सकते हैं, विदाउट एनी हस एंड फस। मतलब कि इस पेन की प्राइस आप कुछ भी रख सकते हैं, वहां के लोग इसको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां पे कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, उनको सिर्फ क्वालिटी बीइंग दिखता है, उसके लिए वो कोई भी प्राइस देने को तैयार है। अब किसी भी प्राइस पे वो देने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैपिटलिस्ट मार्केट है भाई। गुड्स की डिमांड बहुत अच्छी होगी, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होगा, प्रोड्यूसर जो चाहेगा वो बेच सकता है अपने कंज्यूमर को किसी भी प्राइस पॉइंट पे। कोई उसमें उसको डरने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं यार हम इतना महंगा नहीं बेचेंगे। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है पैसा, मनी मनी। धन की आवश्यकता है उसको, धन चाहिए उसको, धन, बहुत ज्यादा धन चाहिए गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज द सिस्टम्स इन विच ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है
and in the system the government decided what goods and producers are accordance with the need of the society and how goods are to be produced and how to be distributed. ऑब्वियस सी बात है भैया, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया वहां एक इकोनॉमी जो प्रोडक्शन जो डिसाइड करेगी, वो कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भाई, यही डिसाइड करेगी क्या बनाना है क्या बेचना है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी के पास इतना पैसा नहीं है कि आप उससे कुछ भी वसूल सकते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि आप उससे कुछ भी वसूल सकते हैं, नहीं भैया हमको यही पैसा चाहिए, आप जो कह रहे हैं कि वो नहीं, वो नहीं, हमको एकदम जीरो बटा सन्नाटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर आप यही पेन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, अगर ये पेन इस मार्केट में बेचेंगे तो आप कहेंगे नहीं हम $500 लेंगे, तो सीधे गवर्नमेंट आएगी, ऐसा है कि झापड़ मारेंगे तुमको, $5 में बेचो इसको। $5 तुम्हारी औकात कैसे हो गई इतना महंगा बेचने की? हिम्मत कैसे हो गई इतना महंगा बेचोगे? नहीं, नहीं बेच सकते हैं। कारण यह है क्योंकि यहाँ की जो पर्सन्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास इनकम, उनकी क्या है? इनकम लिमिटेड है। इनकम लिमिटेड है, तो जब इनकम लिमिटेड होती है तो ऑब्वियस सी बात है आपका चॉइस भी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, आपके पास पॉकेट में पैसा है, मेरी बात को समझना, तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा है, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, तुम मार्केट में खाने जाते हो, इसको इस तरीके से समझो, तुम मार्केट में खाने जाते हो, कुछ भी खाने जाते हो, कोई भी चीज है, तुम्हारे पास 1000 रुपए तुमने लेके गए, चलो ठीक है मैं 1000 रुपए लेके जाऊंगा मार्केट में कुछ खा के आऊंगा, तो अब तुम्हारे पास 1000 हैं जिसमें से तुम्हारे पास चॉइसेस ऑफ ईटिंग ऑफ एनी फूड इज इमंस, मतलब कि अब तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, अब तुम कुछ भी खा सकते हो भाई, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, कहीं जाके तुम बुफे खा लो, बारबेक्यू नेशन चले जाओगे तो एक आदमी के 800 रुपए में बारबेक्यू नेशन में मार धुर्रा उड़ा दो, खा के मार मार चिकन मटन खाओ, खा के उड़ जाओ, है कि नहीं? 1000 रुपए एक आदमी के खाने के लिए बहुत होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप 5 स्टार में ना जाए। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट में आप 1000 में पूरा भरपेट खाना खा सकते हैं, बट वहीं पे तुम्हारे पास 10 रुपए हो, तब क्या करोगे? अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? लिमिटेड हो गए हैं। तो जब भी इकोनॉमी में पैसा कम होता है, इनकम कम होती है वहां के लिए, वहां के लोगों की, तो उनके पास लिमिटेड हो जाती है चॉइसेस। अब उसी चॉइसेस को गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हम इससे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते क्योंकि हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खरीद पाए। मिक्स्ड इकोनॉमी, इन द मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट साइड बाय साइड। भाई इसमें गवर्नमेंट भी काम करेगी, गवर्नमेंट भी काम करेगी और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इक्विटीज भी काम करने लगती हैं, प्राइवेट इक्विटी भी काम करने लगती है। जैसे अब अभी मैं इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया देता हूं। बोथ प्राइस मैकेनिज्म्स एंड अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइडेड व्हाट एंड हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहां पे दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है और किसके लिए प्रोडक्ट तैयार करना है। एक सिंपल सा तुमको एग्जांपल देते हैं, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया का आता है। इंडिया में करीबन करीबन तुम्हारे कुछ वेल्थ वाले सोसाइटी है, कुछ नॉर्मल सोसाइटी है, और किसी कोई क्या है, एक जो है हमारी सोसाइटी वो पुअर सोसाइटी में आती है। कल्चरली हम बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं और उसके साथ साथ इनकम भी हमारी डाइवर्सिफाइड है। तो अब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं भाई, आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम जीन्स की बात करें तो हमारे यहाँ लोग मैंगो की भी जीन्स पहनते हैं भाई, एक जीन्स जो करीबन 22,000 के आसपास आती है, इससे भी महंगी आती होगी भाई, मेरे जानने में तो यही है, मैंगो की जीन्स जो आती है 22,000, साड़ियां भी इसकी 30,000 35,000 के आसपास आती हैं। और वहीं पे एक आती है जो आपको 2000 में भी मिलेगी। अब लिवाइस ले लीजिए, लिवाइस ले लीजिए, मुफ्ती ले लीजिए, चाहे कोई भी, और कोई लोकल ब्रांड आप लेने जाएंगे, कोई लोकल ब्रांड भी आप लेने जाएंगे, कोई लोकल ब्रांड भी आप लेने जाएंगे, तो ये आपको 300-400 के आसपास भी मिलेगा देखने को। तो ऑप्शंस आपके पास इमंस है आपके पास यहाँ पे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 2 लाख की भी घड़ी मिलती है, यहाँ पे 2 लाख की भी घड़ी मिलती है, 20 लाख की भी घड़ी मिलती है, 2 करोड़ की भी घड़ी बिकती है, और 2000 की भी घड़ी बिकती है, और 200 की भी घड़ी बिकती है। देख रहे हो इतना ज्यादा है हमारे पास। हमारे पास 1.5 लाख की भी कार रही है नैनो, और हमारे पास 15 करोड़ की भी कार रही है। चाहे मेबैक ले लीजिए, रॉल्स रॉयस ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, तो आपके पास मिक्स इकोनॉमी है। आप गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है और प्राइवेट इक्विटीज भी डिसाइड करती है। बट लेकिन यहां पे ये लगा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट वो कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है जो मास में हो, और इंडियन पॉपुलेशन करीबन करीबन 60% जो है,
60% या 70% की जो पॉपुलेशन है वो करीबन करीबन वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, नॉर्मल फैमिली जैसे हमारे और आपकी भी फैमिली, जिसे मिडिल क्लास फैमिली को कहा जाता है। तो इनके लिए जो प्रोडक्ट्स तैयार करती है जो मास पे इंपैक्ट करे, तो ये वैसे प्रोडक्शंस में थे। जैसे शुरुआत की अगर हम बात करें तो बीएसएनएल वगैरह क्या था, मास तक पहुंचने की बात हो रही थी। ठीक है, एमटीएनएल मास तक पहुंचने की बात हो रही थी, रेलवे मास तक पहुंचने की बात हो रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मास तक पहुंचने की बात हो रही है। तो ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। उसके बाद से वेपन्स मास को कंट्रोल करेगी। भाई वेपन अगर आम प्राइवेट इक्विटी को दे दोगे तो पता चला कि वो पैसे के लिए किसी को बेच देगा, दंगे होने लगेंगे तुम्हारी सोसाइटी में। तो उस चीज पे दूसरा, रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे भी कंट्रोल ये अपना रखते हैं ताकि उसका गलत तरीके से कोई प्राइवेट इक्विटी इस्तेमाल ना कर पाए। तो इनका जो काम था कि भाई हम कुछ चीजों को इलेबोरेट करेंगे, कुछ चीजों को एक जगह ले आएंगे, सिर्फ हम कंट्रोल करेंगे, और बाकी चीजें हमने प्राइवेट इक्विटी को बांट दिया कि भाई चलो ठीक है अब तुम जो करना है करो, बाकी जो कंट्रोल्ड होगा जिससे मासेस को इंपैक्ट करेगा उन चीजों को हम कंट्रोल करेंगे। अब आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है मींस यूटिलाइजिंग ऑफ ए कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज। मैंने बताया था कि भाई अपने रिसोर्सेज देखो, दो तरह के हमारे पास एक तरह से डेफिनेशंस कही जाती है, एक होती है इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स। दोनों में डिफरेंस। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थशास्त्र। दोनों में डिफरेंस है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है। अर्थव्यवस्था मतलब कि पैसे से आप यहां पे पैसे की बात नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि रिसोर्सेज जो आपके पास हैं वो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, उनका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सके कि भाई सबकी पूर्ति हो सके। बात समझ में आई? इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया भाई, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। वो अर्थशास्त्र क्या कहता है आपका कि आप अपने 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 रिसोर्सेज को इस तरीके से बांटिए, इस तरीके से उनको इमैकुलेट करिए कि सब तक पहुंच सके। और अर्थव्यवस्था क्या कहती है भाई, पैसे का इस्तेमाल, कैसे आपकी इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, आपकी कंट्री में पैसा कंट्रोल्ड रह सके, आप कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो यहां पे बात हुई थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, जिसमें कहा गया था कि यूटिलाइजेशन ऑफ ए कंट्री रिसोर्सेज इन अ डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इंडिया हैज कंप्लीटेड अ 12th 5-year प्लान FYP एंड 2017 एंड 22, 12वां प्लान इन्होंने करीबन करीबन 2022 में खत्म कर दिया। इसके बाद से 5-year प्लान को एग्जिट कर दिया गया। अब ये नीति आयोग की तरफ बढ़ गए। ठीक है, कभी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, गोल क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म प्लान क्या था? टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 year। लॉन्ग टर्म गोल हमारा रहा था कि करीबन 20 साल में हम क्या अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्या रहा भैया? मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द सोशल नेटवर्क। हम नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें क्या बात हो रही थी? जिसमें बात हो रही थी कि हम अपने एग्रीकल्चरल जो इन्वायरमेंट था इसको अपग्रेड कर सके। भाई हम नई टेक्नोलॉजी ले आके भाई ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करें, नई हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करें, नए तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरा हम एडॉप्शन कर रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज का कि भाई हम नई इंडस्ट्रीज बैठा सके। सेल्फ रिलायंस की बात हो रही थी, हमें वो प्रोड्यूस कराने थे जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। भाई जो बाहर से हम अंदर की तरफ मंगा रहे थे इंडिया में, हमको उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करना था। अब हम खुद बनाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती। इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस बात है कुछ हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ बाहर भी कंट्रियों में जाएगा, जिसके बदले हमको पैसा मिलेगा। इक्विटी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भाई हम क्या कर सके, हम देखो यहाँ पे जो बात कही जाती है इक्विटी की, जिसमें आप बात करते हैं कि हम रिडक्शन करेंगे इनकम और वेल्थ में, पॉसिबल ही नहीं है। आप इनकम और वेल्थ को बहुत एक तरह से माइनॉरिटी के हिसाब से देखो कि जो कंट्रोल ऑफ पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वही उसको अपने पास रखता है। वो नहीं चाहेगा कि वो अपनी इनकम और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करे अदर्स के साथ। एक तरह से ये उन बूढ़े लोगों की तरह मानिए कि वो ग्लास में लेके आते हैं, लोटा में पानी लिए रहेंगे, अपने लोटे का पानी किसी को नहीं देंगे। ये वही वाली बात है कि भाई इनकम एंड वेल्थ में आप कंसिडरेबल आप थोड़ा सा उसमें झुकाव कम कर सकते हैं। मतलब कि चलो ठीक है, इनकम मैंने सबकी बढ़ा सकते हैं, बट उसको एकदम एक जगह इकट्ठा ला के नहीं रख सकते, मतलब एक जगह बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड वेल्थ। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। ये सिनेरियो कभी नहीं हो सकता, खासकर हमारी कंट्री में, कि पूरी तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। कभी ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहां पे लोगों के पास जॉब नहीं होगी। शॉर्ट टर्म गोल क्या रहा? शॉर्ट टर्म गोल रहा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग अपॉन करंट नीड ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल,
पहला प्लान था 1951 से लेकर 1956 पे, फोकस ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। शॉर्ट ईयर प्लान का मतलब 5 ईयर प्लान की बात ये कर रहे थे, 5 ईयर प्लान की बात कर रहे थे जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। ठीक है, 51 और 56 में क्या हुआ, 51 और 56 में फोकस्ड ऑन अ हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वाइल भाई 51 से 56 में इन्होंने कहा कि भाई हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, किसके, एग्रीकल्चर को। 56 से 61 में दे शिफ्टेड फोकस फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। फिर इनको लगा कि भाई चलो ठीक है, एग्रीकल्चर का कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो अब हम इंडस्ट्री को डेवलपमेंट की बात करेंगे। इन इंडिया ग्रोथ एंड इक्विटी आर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स। द गोल of a current 5 year plan of 2012 and 17 is in inclusive development। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो रही हो, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो रही थी। 2017 में करीबन करीबन इन्होंने डिसाइड किया, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा है कि भाई चलो ठीक है, अब आप इन चीजों को हटाएंगे, अब हम नीति आयोग की तरफ बढ़ते हैं और हम नीति आयोग बनाएंगे। 5 ईयर प्लान को हटा दिया गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अभी भी करीबन करीबन 54% के आसपास हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे काम करती है। ये याद रखिएगा, इन पॉइंट्स का याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। और भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके अलावा कोई और बुक मत छूइएगा, 200-250 पन्ने की बुक है। इसके अलावा आपको वो मोटी मोटी 400 पन्ने की बुक और मल्टीपल उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब दिए वो सब बिल्कुल मत पढ़िएगा, वो आपके लिए नुकसान, टाइम वेस्ट, कोई मतलब नहीं। एक 100 रुपए की एनसीईआरटी किताब खरीद लो और तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा खासा नंबर पालोगे 40 नंबर में। भाई मत, बिल्कुल नहीं, दूसरी किताब मत इस्तेमाल करना। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द नेशनल इनकम। भाई उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय अगर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड था। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लार्ज लेबर फोर्सेज। भाई लार्ज लेबर फोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। इट प्रोवाइड द बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी जगह दे रहा था। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेड एंड सर्विसेज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर पोर्शन। ठीक है, और हमारा मोस्टली जो यहाँ से बाहर की तरफ माल जा रहा था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और आज भी हैं। आप आज भी हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं किसके, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम टी के, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हम राइस के। बात समझ में आ रही है, समझ में आई? हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इन सब सारी चीजों के, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि वी आर इन राइट ऑन आवर पोजिशंस कि हम बीफ भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हम एग्रीकल्चर में चले जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया कि हम टी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद से कुछ समय तक हम शुगर केन भी कर रहे थे, बट अब प्रोडक्शन उसका कम हुआ तो अब हम शुगर केन में नहीं है। हम राइस भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आज भी है। आप गेहूं देते हैं, ठीक है। किसी समय चाइना हुआ करता था चावल में, बट अब उसने चावल की कंजम्पशन को घटा दिया, क्योंकि 1 किलो चावल जो होता है उसमें 5,000 लीटर पानी लगते हैं। 5,000 लीटर पानी लगते हैं 1 किलो चावल में, जो हमारे यहाँ 2 दिन में खत्म हो जाता है। 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर आर वेस्टेड फॉर ओनली 1 किलो चावल उगाने में। मतलब कि तुम्हारे घर में अगर 1,000 लीटर की टंकी लगी होगी तो ऐसी 5 टंकियां इस्तेमाल होंगी तुम्हारे यहाँ 1 किलो चावल उगाने में। ये डेटा है, डेटा नहीं, ये हम लोग तो खुद एग्रीकल्चर हैं तो हम लोग जानते हैं। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मेन फीचर्स क्या कह रहा है, फीचर्स नहीं, कुल मिला के डिसएडवांटेज ही समझो। हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी भाई। आपके पास अबंडेंस रिसोर्सेज हो, बट उसका इस्तेमाल ही कैसे करना है तो आपको पता ही नहीं, तो क्या करो, खुद को तो गोली मारोगे ना। अगर मैं किसी अनजान व्यक्ति को कहूं जिसने कभी जिंदगी में किसी, मैं ट्राइबल एरिया में चला जाऊं और ट्राइबल एरिया में जाकर लोगों को बंदूक दे दूं, तो उल्टा बंदूक तान लेंगे, यार जब मारो गोली धाए अपने को मार दिए। तो आपके पास रिसोर्सेज हैं बट उसका इस्तेमाल कैसे करना पता ही नहीं है आपको। आप बंदूक तो दे दी गई आपको, गोली भी डाल के दे दिया है, चलाना कैसे है यही आपको पता नहीं है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी ही लो थी। जमीन लेके क्या करें, उगाना ही नहीं आता है आपको। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दम धुआंधार अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी भाई। सीजनल, ऑब्वियस सी बात है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट है ना, जब सीजन रहेगा तब एम्प्लॉयमेंट रहेगी, जब सीजन नहीं रहेगा एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी भाई, सीधी सीधी बात है। उसके बाद से ओवर पॉपुलेटेड भी हो गए थे, मतलब कि भाई फोर्सेस जो है हमारे पास, जो यूथ है चाहे लेबर फोर्सेस रहे, उनको एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ आता भी नहीं था, तो उनको कहीं तुम कहीं ढकेल भी नहीं सकते थे। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, जैसे शुगर केन इंडस्ट्रीज में होने लगा था। भाई शुगर केन इंडस्ट्रीज मात्र 9 महीने ही तो चलती हैं, 9 महीने के बाद बंद हो जाती हैं, 3 महीने ये पूरे बंद रहती हैं, 3 महीने ये जो लेबर काम करेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो फिर
वापस चले जाते थे। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, आज भी हमारे यहाँ चावल जो उगता है, मैंने आपको बताया था कि वाटर पे डिपेंड है, तो हम किस पे हैं? रेनफॉल पे, यानी हम नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं अपने यहाँ चावल उगाने के लिए। सब्सटेंस फार्मिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए फार्मर टू सिक्योर सब्सटेंस फॉर देयर फैमिली, नॉट टू अर्न। मतलब कि यहाँ पे फार्मिंग फार्मिंग जो हो रही थी वो किस हिसाब से हो रही थी? हम कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, हम कमर्शियल फार्मिंग में है ही नहीं, हम सिर्फ फार्मिंग कर रहे थे अपने सस्टेनेबल लाइफ को जीने के लिए। भाई गेहूं उग गया, चावल उग गया, दाल उग गई, हाँ, ज्वार उग गया, बाजरा उग गया, अपना भाई खाने पीने की व्यवस्था हो गई, बाकी भाड़ में जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं हो रही थी, ऐसे प्रोडक्ट्स हम नहीं तैयार कर रहे थे कि जिनको बेच के हम कुछ पैसा भी अर्न कर सके। आज भी अगर आप गेहूं का रेट मार्केट में लेने जाएंगे, या अगर हमारे गांव साइड आप चले जाएंगे, तो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, तब आप कहें कि सर क्या बात कर दी। ये देखिए, मैं आपको ये मैसेज सेंड करता हूं, तभी आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, ये रेट आपको देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से इसको देखिए। देख रहे हैं? ये रेट आप जो देख रहे हैं, ये रेट क्या है? ये रेट क्या है भाई? देखो, इसमें गेहूं है 25 रुपये 80 पैसा, अभी गेहूं की बुआई चल रही है, 25 पैसा है। चावल अगर मोटा आप खरीदने जाएंगे तो 23 रुपये 50 पैसे। चिंटू चावल जो हम लोग यहाँ महीन चावल होता है, उसका 40 रुपये। अच्छा, अगर धान की बात करोगे तो धान जो उगता है मशीन से कटता है, 18 रुपया 50 पैसा किलो, ये रेट है। ठीक है, महीन धान 20 रुपया, सरसों 65 रुपया। ठीक है, नगद भुगतान की बात कर रहे थे, ये मतलब हम लोग यहाँ हैं जो खरीदते हैं, ये सब काम करते हैं। अब ये मिडिल मैन है, ये ब्रोकर है। सोचो, एक ब्रोकर तुमसे 18 रुपए किलो तुमसे चावल गेहूं ले रहा है, 18 रुपए किलो, 18 पर केजी के हिसाब से तुमसे गेहूं ले रहा है। तुमने अपना स्वेट दिया, तुमने अपना स्वेट दिया, तुमने अपनी जमीन दी, तुमने अपना एनर्जी दिया, सब कुछ देने के बाद तुमको 1 किलो के बदले 18 किलो मिल रहा है। मतलब इतनी मेहनत के बाद तुमको एक एक किलो का 18 रुपए मिल रहा है। ये इसको मार्केट में बेचेगा 20 रुपए, बिना कुछ नहीं, खाली एक जगह से उठा के दूसरी जगह गया, और ये बीच में 2 रुपया कमा लिया। इसकी क्या मेहनत लगी? या 22 रुपए बेचेगा, या 23 रुपए बेचेगा, या 24 रुपए, ये मंथ्स है ना, उसके बाद वो कितने में बेचे उसको कोई मतलब नहीं, भाई आपको तो मिला 18 रुपए। तो हम कमर्शियल फार्मिंग्स नहीं कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं कि अपना घर चलाने के लिए। ट्रेडिशनल इनपुट यूज करना, मतलब कि वही सीड्स का इस्तेमाल करना, बैल का इस्तेमाल करना, ये सब सारी चीजें। स्मॉल बिल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स, भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल होल्डिंग्स में, मतलब किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 3 बीघा, किसी के पास 4 बीघा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 100 100 बीघा 200 200 बीघा लेके बैठा, ऐसा नहीं है कि बैठे नहीं है लोग, बट बहुत कम लोग हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म आया तो उसमें जमीनें बांट दी गई। अब जमीनें बांट दी गई तो सबको थोड़ी थोड़ी जमीन मिल गई कि भाई सबका पेट पले। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, आज भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बैकवर्ड है, अब की बात नहीं, ये 1950s की बात हो रही थी। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, भाई लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मान लो किसी के पास जमीन है, उसने किसी को दे दिया फार्मिंग करने के लिए कि भैया लीजिए आप फार्मिंग कीजिए। अब क्या हुआ कि ये फार्मर, अभी भी होता है कि भाई हमारी जमीन होती है, हम उसको नहीं बो पाते हैं, जो पाते हैं, तो हम किसी दूसरे को दे देते हैं, वो टेनेंट कहलाता है, मैं लैंडलॉर्ड हूं। अब वो जमीन में सारा कुछ वो करेगा और मैं उसका आधा हिस्सा ले लूंगा। आज भी होता है। ठीक है, कि भाई हम उसका आधा हिस्सा उससे ले लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, स्टैटिस्टिकली रिवील्स द इंडिया पुअरली लैग्स बिहाइंड द बोथ लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू अदर कंट्री। हमारे यहाँ भाई जमीन की तो स्थिति खराब थी ही है, प्लस उसके साथ साथ लेबरों की स्थिति भी खराब है, क्योंकि भाई उनके पास दूसरा तो फार्मिंग के अलावा दूसरी और कोई भाई स्किल तो है नहीं, वो फार्मिंग ही करेंगे। पहला था इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम में क्या था? डिफेक्टिव डिफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म ही गलत हो गया भाई। इनका कहना था कि जो टेनेंट के लिए रिफॉर्म ले आया गया था, मतलब जो लैंड रिफॉर्म ले आया गया था, वो डिफेक्टिव था। अच्छा, डिफेक्टिव था भी और नहीं भी, इसमें कई सारे डिबेट आते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये खराब था, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये सही था। ठीक है,
लैक ऑफ क्रेडिट ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज और क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ किसान जो हैं, आज भी हमारे यहाँ जो किसान हैं वो क्या करते हैं, किसान जो फार्मिंग करते हैं वो लोन लेते हैं। वो क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। अच्छा, ये जो ले लोन होता है ये क्रेडिट फैसिलिटी पे होता है, मतलब कि आपको उधारी दी जाता है 6 महीने के लिए, जिसको हम कहते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। जिनके यहाँ होगा उनको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको KCC कहा जाता है। आपकी जमीन जितनी होगी उस जमीन के हिसाब से आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा लोन की तरीके से। ये लोन से आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, आप जमीन को जोएंगे, मतलब बोएंगे, और उससे जो पैसा आएगा फिर आप इस लोन को चुकता करेंगे। ठीक है। साइज ऑफ होल्डिंग्स, फिर मैंने बताया कि होल्डिंग बहुत छोटी थी, मतलब जो जमीनें दी गई थी उतनी बड़ी बड़ी नहीं दी गई थी कि आपको दे के बारूदे बना दिया जाए। आपको बस जीने के लिए आपको जमीनें दी गई थी। जनरल प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रेशर ऑफ ए पॉपुलेशन ऑन ए लैंड, प्रेशर ऑफ ए पॉपुलेशन ऑन ए लैंड। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक तो सही हुआ भी नहीं, दूसरा हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। हम पॉपुलेशन में इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें 2011 के सेंसस रिपोर्ट के बाद, तो कोई भी सेंसस रिपोर्ट बनी नहीं, इसके बाद कोई रिपोर्ट आई नहीं। 2011 के बाद ऑफिशियली कोई सेंसस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें हम पता कर सके हम उस समय पॉपुलेशन में कितने थे। अगर हम बात करें तो उस समय 133 बिलियन के आसपास थे, सॉरी 133 मिलियन के आसपास थे, बिलियन कह दिए बहुत ज्यादा हो गया। 133 मिलियन के आसपास थे, और उस समय चाइना 140 मिलियन के आसपास था। करीबन सिर्फ 7 मिलियन का ही डिफरेंस था हमारे और चाइना में। चाइना ने उसके बाद पॉलिसी लगा दी वन बेबी के, वन, सिर्फ वन बेबी होगा, इससे ज्यादा की आपको बेबी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से हाइयर रेट ऑफ टैक्सेस लगा दिए, जिनके 2 बच्चे होंगे उन पे 2-2 लाख यूरोस का चलान करने लगा वो। तो बच्चों का जो मतलब पैदा होने की जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई। और इंडिया का धका धक पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं, आज खा लिए बच्चा पैदा करेंगे, कोई मतलब नहीं। तब उस इन 10-12 सालों में भाई हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती ही गई ना। तो अभी अगर अगर सेंसस रिपोर्ट कराएंगे तो आप, इंडिया जो है वो चाइना से क्रॉस कर चुका है, इंडिया चाइना से क्रॉस कर चुका है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है। दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम क्या था, ऑब्सोल्यूट टेक्निक ऑफ अ प्रोडक्शन, ऑब्सोल्यूट टेक्निक ऑफ अ प्रोडक्शन। आज भी हम ऑब्सोल्यूट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो बुवाई होती है धान की वो हाथ से होती है, जिसको रुपया कहा जाता है। ठीक है। आज भी वो क्या करेंगे, वो हाथ से बोते हैं। आज भी, आज भी चले जाइएगा तो धान की जो बुवाई होती है वो रुपया जो होती है वो हाथ से ही की जाती है, ना कि मशीन से। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब क्या है, देखो जब भी मतलब पहले तो नहरें बनाई जाती थी। नहरें का मतलब समझते हो, नहरें का मतलब कि वो एरिया जहां पे रिवर वाटर नहीं जा सकता था, वहां तक नहर ले गई गई, मतलब एक कैनाल बना के ले गया गया कि भाई चलो ठीक है, अगर पानी आएगा तो नदी का पानी इधर छोड़ेंगे हम, इससे क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। बट हर जगह ले पाना बहुत मुश्किल था। तो आज भी क्या है, आज भी बैरन फील्ड्स हैं, आज भी बैरन फील्ड्स हैं हमारी तरफ, कि जहाँ पे भाई मतलब जमीन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उसका मिट्टी है, बहुत अच्छा सॉल्युबल मिट्टी है, बट वो उस हिसाब से नहीं उगा पाते हैं क्योंकि फैसिलिटी ही इरिगेशन की हमको मिलिंग नहीं। क्रॉपिंग पैटर्न हम सिर्फ क्या करते हैं, हम 2 वे क्रॉपिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि गर्मियों में हम सिर्फ चावल यानी राइस उगाएंगे, मोस्ट ऑफ द, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, उड़ीसा में हो गया, पंजाब में हो गया। ठीक है। जो ठंडी जगह है वहां गेहूं 2 बार उगा देते हैं लोग। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो थोड़ी सी गर्म देश है, मतलब शहर है, या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वहां पे अभी भी 2 ही क्रॉप का पैटर्न चलाते हैं, एक राइस का और एक वीट का। ठीक है। मतलब विंटर सीजन खरीफ, और खरीफ वाला जो है मतलब विंटर और समर सीजन वाला। ठीक है। बीच में 2-3 महीने पूरा का पूरा गैप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे अभी भी रिसोर्सेज उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म देख लो क्या है भाई। लैंड रिफॉर्म क्या कहता है, लैंड रिफॉर्म चेंजेस बॉट अबाउट इन एग्रीगेशन स्ट्रक्चर थ्रू अ डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द स्टेट। स्ट्रक्चर को चेंज करना था, लैंड रिफॉर्म को क्या करना था, स्ट्रक्चर को चेंज करना था, अलग तरीके से लैंड रिफॉर्म को ले आया गया टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। भाई इससे कहने का मतलब ये था कि इफिशियंसी बढ़ेगी हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम की। क्यों, देखो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी है, एक आदमी के पास मान लो कि 1000 बीघा खेती है। अब इतनी बड़ी खेती ये कर रहा है अकेले। इसने क्या किया कि इसने एक छोटे छोटे आदमियों को बांट दिया कि चलो ठीक है, तुम कर देना, 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 तुम कर देना। अब ये सब अपना अपना बांट लिए कि भाई चलो ठीक है, हम लोग अपना अपना बोएंगे। जो होगा साहब को दिया जाएगा, साहब को आधा इसमें से मिल गया, आधा इन लोगों को मिला। ना इनका खेती का पैसा निकला, ना ये अच्छे से खेती कर पाए, ना ये अच्छे से दे पाए, तो नुकसान हो रहा था।
एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, भाई बात तो कर रहे थे कि हम इंटरमीडियरीज को हटा देंगे, हम भाई सीधे गवर्नमेंट पैसा लेगी, सीधे भाई फार्मरों से खरीदा जाएगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? आज आप भी चले जाइए, फैसिलिटीज हैं जो अलग अलग एमएसपीज खोली गई हैं, जहां पे आज भी आप लेके जाइए, कोई 1 बीघे का चावल ले जाए, 10 कुंटल ले जाके बेच ले, कोई बेचने ही नहीं देंगे आपको। ब्रोकर्स इतने हैं, इतनी ज्यादा वहां पे करप्शन हो चुका है कि वहां पे आपको बेचने ही नहीं देंगे। लोगों के ट्रैक्टर्स वैसे ही खड़े रहते हैं। मिलों में जो शुगर मिल थी वहां पे लोगों के पेमेंट बकाया है। मेरे गांव की खुद बात कर रहे हैं, मेरे मामा के यहाँ चले जाओगे, वहां पे शुगर केन बहुत अच्छा होता है। मेरे मामा का खुद आज कम से कम 12 साल पहले का करीबन 7-8 लाख रुपए फंसा हुआ, आज तक नहीं निकला। तो सिर्फ सर्विसेज दे देना, आपके लिए कह देना कि हाँ हमने सर्विसेज दे दी हैं, बट उसका कितना ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, एकदम सही बात है भाई, इसमें कहा गया कि पॉलिटिकल विल थी ही नहीं। गवर्नमेंट कभी चाहती ही नहीं थी कि एग्रीकल्चर को उस लेवल तक ले जाया जा सके। चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कभी खुल के एग्रीकल्चर पे काम करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें भाई ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं भाई। हमारा बेस ही यही था। वो चाहते तो डेयरी को बहुत आगे ले जा सकते थे, वो चाहते तो एग्रीकल्चर में कॉमर्शलाइजेशन को बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते, जिससे हम कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते, तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। वो चाहते तो वाटर इंटेंसिव प्रोडक्शन जो थे, जिसमें पानी सबसे ज्यादा लगता है, आपको पता है शुगर केन में कितना पानी लगता है, आपको पता है चावल में कितना पानी लगता है, ये सब के सब रिसोर्स वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं। प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर्स बाय द टेनेंट्स, भाई वॉलेंट्री सरेंडर, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब टेनेंट को बचेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा? वो क्यों जमीन को, वो अपना स्वेट दे रहा है, अपना पसीना दे रहा है, पैसा लगा रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसको उसमें से आधा ही मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है ना। अब एक एग्जाम्पल मैं तुमको सीधा सीधा समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझ लो। हम लोग खुद एक फार्मर्स फैमिली से हैं, तो हम लोग को पता है, और मैं फार्मिंग खुद भी करता हूँ। तो अब मान लो कि मेरी एक ये जमीन है, मान लो कि 1 बीघा मेरी जमीन है, 1 बीघा की जमीन है। 1 बीघा में अगर आप बहुत बढ़िया चावल उगाएंगे, सीजन अच्छा रहा, बहुत मोहब्बत से आपने चावल उगाया, धान उगाया, तो 10 क्विंटल के आसपास चावल आपका लगता है। 1 बीघा में 10 कुंटल का हिसाब किताब बनता है कि 10 कुंटल आपको मिल जाएगा। अभी जो रेट मैंने आपको दिखाया 18 रुपए के रेट से, या 18 रुपए 50 पैसे ही मैं मान लेता हूं, तो आपको मिलेंगे 18,500 रुपए 10 कुंटल के। अब ये भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इसमें से 400 ग्राम काटा जाता है बोरे का पैसा भाई। बात समझ में आई? 400 ग्राम, वो बोरा मतलब 100 ग्राम का भी नहीं होगा, बट उसका भी 400 ग्राम बोरे का पैसा काटा जाता है। तो 10 कुंटल में कम से कम 20 बोरे गए। 20 बोरों का अगर 400 ग्राम से आप इंटू करेंगे तो आपके 12 किलो तो ऐसे ही गए। मतलब कि 200-300 रुपए तो ऐसे ही आपके नुकसान। उसके बाद से उसमें वो नमी काट लेंगे, मतलब कुंटल पीछे 4 किलो नमी काट लेते हैं। ये मैं नहीं, ये एमएसपीज वाले की बात हो रही है। वहां पे जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, ये वहां की बात हो रही है कि कुंटल पीछे 4 किलो काट लेते हैं। उसमें खर निकल गया, उसमें कोई अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी भी खराब है, तो उसका 4 किलो 5 किलो वो काट लेते हैं। अगर कुंटल पीछे अगर वो 4 किलो भी काटते हैं तो 10 कुंटल में 40 किलो कट गया। मतलब कि एक फार्मर 10 कुंटल उगा रहा है, उसमें वो 40 से 50 किलो नुकसान करके ही आता है, इसका पैसा उसको नहीं मिलता है। मैं तब भी मैं मान लेता हूं कि भाई चलो ठीक है, 10 कुंटल हम उगा रहे हैं एक खेत में, हमको 18,000 रुपए मिले। अब हर फार्मर के पास अपना ट्रैक्टर नहीं होता है। अब जुताई की बात करते हैं, तो जब खेत गेहूं से खाली होता है, जब वीट कट जाता है, मतलब गेहूं कट जाता है, उसके बाद से 2-3 महीना खेत खाली रहता है। अब खेत की जुताई होगी। 1 बीघा जो है, 1 बीघा को जोतने में जिसको ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर पहले इसको नौहारा करता है, मतलब उसको पूरी कटिंग करेगा। कहने का मतलब उसमें जो हर होता है, हर वो लाके गाड़ेगा और गाड़ के पूरा का पूरा चलाएगा उसको। 1 बीघे का वो 900 रुपए लेते हैं एक बार चलाने का। मतलब पूरे खेत में एक बार घुमा दिया तो 900 रुपए ले लिया। और इसको 2 चास कहा जाता है, मतलब कि एक बार करेगा, फिर एक बार पूरा करेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार उसके बाद रोटेट करेगा। तो 900 रुपए प्लस 900 रुपए जोड़ते जाइए, कितने खर्चे हो रहे हैं? 1800 रुपए। 1 बीघा जोने बोतने में कितना रुपया गया मेरा? 900 से 900 रुपए गया। ये एक एवरेज फार्मर की बात हो रही है, ये खर्चों की बात हो रही है। उसके बाद फिर 1800 रुपए आपने दिए।
उसके बाद क्या करोगे भाई? अब उसके बाद से आप जो चावल होता है, चावल उगाने के लिए आपको दूसरे जमीन में या इसी जमीन में कहीं आप छोटी सी एक जगह लोगे, उस जगह को फिर से जुतवाओगे, उसमें बिया डलवाओगे और उसके बाद उसमें पानी चलाना होगा हर दूसरे दिन, जब तक वो बिया बड़ा नहीं हो जाता है, करीबन करीबन 21 या 22 दिन या कहीं कहीं महीने दिन तक। तो रोज का अगर वो पानी भी चला रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ही, चलो ठीक है गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट लेबर गया उसका, हर दूसरे दिन उसको उसमें पानी चलाना है। मैं इन सब खर्चों को नहीं जोड़ता। उसके बाद से बिया उखड़वाएगा, बिया उसमें लगवाएगा, बिया उखड़वाएगा, बिया उसमें लगवाएगा, बिया उखाड़ा, बिया ले गया, तो 1 बीघे का बिया उखाड़ने का और बिया लगाने का करीबन करीबन 2,000 रुपए, 2,000 रुपए गए। ठीक, 1 बीघे में 1 किलो चावल का मतलब वो आता है, जो उसका वो 1 किलो चावल मिलेगा, उसके बाद से उस पर खाद जाएगी, उसमें उसके बाद से उसका अलग अलग तरीके की जो खाद्स आती हैं, उसके बाद से डीओपीज आती हैं, यूरिया आती है, M45 आता है, सल्फर आता है, पोटैश आता है, ये सारी चीजें आपको मिला के एवरेजली एवरेजली आपका कम से कम नहीं भी गिरेगा, और सारा लेबर कॉस्ट आप जोड़ दिए तो करीबन करीबन 4,000 के आसपास आता है। ये 1 बीघे की बात हो रही है। दूसरा, ये जो क्रॉप है ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है, अगर पानी नहीं हुआ तो इस आदमी को 1 बीघा बोने में इसको रोज के रोज इसको पानी के अंदर रखना पड़ेगा, इस खेत को रोज के रोज पानी चलाना होगा। अगर वो अपने मोटर से चलाता है, यानी अगर वो डीजल से चलाता है, तो रोज कम से कम नहीं भी लगेगा तो कम से कम 300 से 400 रुपए का डीजल जाएगा ही जाएगा। 3 घंटा चलाओगे, 1 घंटा 1 घंटा 1 लीटर डीजल में चलेगा रोज का रोज। अगर मैं एवरेजली भी 300 जोड़ के चलता हूँ तो तुम 2 महीने लगातार चलाते हो, तो 2 महीने का कितना हो गया? 9,000 रुपए। मशीन से कटवाओगे तो 1 बीघे की कटाई जो होती है वो 1,300 रुपए की होती है। ये 1,300 रुपए जोड़ दीजिए। अब जोड़िए इन सब सारे खर्चों को, 9 4 13 2 15, 15 और आपका ये 3,000 मान लीजिए, 15 3 18,000 रुपए। मतलब उसको मैं कहता हूं 18,000 भी ना लगाओ, मैं कहता हूं 15,000 ही लगाओ, मैं कहता हूं 12,000 ही लगाओ। अगर ये टेनेंट रहता तो इसको आधा देना पड़ता, तो इसको बचा कितना? 9,000 बचा ना। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 9,000, उससे ज्यादा तो वो पैसा लगा दिया, तो सरेंडर कर देगा ना भाई। वो कह देगा अगर हमको तो नुकसान हो रहा है, क्या मतलब है जोतने बोने का, साला हमको मिलेगा 9,000, बंद करो, नहीं करेंगे हम। इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ टेनेंसी, भाई कोई प्रूफ नहीं है टेनेंसी का, जब चाहेगा आपको मालिक आपको खेत देगा, हटो नहीं बोना, मैं जोतूंगा, मैं बोऊंगा। जनरल रिफॉर्म क्या हो गया? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अब रिफॉर्म्स क्या क्या आए भाई? इन्होंने कहा कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब तो भाई बहुत नुकसान हो ही रहा है, कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इरिगेशन फैसिलिटीज में क्या भाई? कैनाल्स को डेवलप करना, कैनाल डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेवलप करना, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को माफ करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को माफ करना कि चलो ठीक है, अगर आप मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे माफ करेंगे, भाई आपको नहीं दिया जाएगा। आपको अलग तरीके से जो पीवीसी पाइप्स होती हैं उन पे आपको डिस्काउंट्स देना, उस पे डिस्काउंट्स देना, सब्सिडाइज करना चीजों को, पाइप्स वगैरह को सब्सिडाइज करना, तो ये सब सारी चीजें गवर्नमेंट ने। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट्स, आपको मैंने बताया था केसीसी वगैरह प्रोवाइड करना कि लो भाई केसीसी लो। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को हमने तैयार किया कि भाई चलो ठीक है, कुछ आप बनाते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप बेच भी सकते हैं। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, एसपीपी, मतलब कि अगर रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 18 रुपए पर केजी अगर मैं मार्केट में है तो इससे नीचे कोई नहीं ले सकता। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई चलो ठीक है, अगर मैं 20 रुपए डिसाइड कर दे रहा हूं तो 20 रुपए से नीचे आप नहीं आ सकते। भाई कोई भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उस पर एमआरपी देखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। अब एमएसपी का क्या हो गया है कि ये हो गया मिनिमम सेलिंग प्राइस, मतलब कि इससे नीचे नहीं जा सकता है। अगर 20 रुपए डिसाइड हो गया तो 20 रुपए, 20 रुपए से नीचे आप नहीं बेच सकते हैं, ना कोई खरीदेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, इंडिया है, बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद से ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, HYB सीड्स की बात हो रही थी। ठीक है। एनएसए और ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 1965। ग्रीन रिवॉल्यूशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आप जानते हैं, इसके डेट्स वगैरह को याद रखिएगा। यूज ऑफ पैकेज इनपुट्स को तैयार करना, भाई ऑब्वियस सी बात है, बने बनाए इनपुट्स आपके पास आने लगे। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स में रोटेशन लेते आए कि चलो ठीक है भाई क्रॉप्स में रोटेशन होगा। माइनर इरिगेशन वर्क वर टेकन अप, भाई इरिगेशन आने लगे आपके पास, मैंने आपको बता दिया कैनाल फैसिलिटी है,
इधर उधर की चीजें आपके सामने आने लगी। राइज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब से HY सीड्स आए, जब से HY सीड्स आए हमारे प्रोडक्शन बने, मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे इनकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। इससे क्या हुई, इंक्रीज इन इनकम हुई। और भाई ये बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की, बट अभी भी वो सिनेरियो नहीं है। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का अचीवमेंट क्या रहा, राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही इंक्रीज हुए, हमारी इनकम भी राइज की। राइज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, इसके आने की वजह से हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ गए। अब लोग, अब इधर अगर 2000 के बाद देखोगे तो लोग मोस्टली एजुकेटेड हो चुके हैं, और जो यूथ है जब वो फार्मिंग के अंदर घुसेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना दिमाग लगाएगा ही लगाएगा। तो अब भाई ये कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ चले गए कि भाई चलो ठीक है, अगर इससे हमारा पेट नहीं पल रहा है तो हम कमर्शियल क्रॉप करेंगे। पपाया उगाना, बनाना उगाना, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आजकल तो हुड फार्मिंग भी चालू हो गई है, लोग घर में ही अपना फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद से मशरूम उगाना, तो ये सब तुम्हारी कमर्शियल फार्मिंग आती है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी, HY सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, नए नए फर्टिलाइजर्स मार्केट्स में आने लगे, HY सीड्स आने लगी, इसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई। क्या फेल्योर थे भाई, किस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा फेल्योर की तरफ बढ़ा, रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड क्रॉप, लिमिटेड क्रॉप के थे एरिया सच एज 2 क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस। मैंने आपको बताया था ग्रोइंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। सिर्फ हम क्या थे, हम बाय प्रोडक्ट दो ही चीजों पे डील कर रहे थे, व्हीट एंड राइस पे, तो भाई उसकी वजह से समस्या आने लगी। ठीक है, पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पार्शियल रिमूवल था, क्योंकि जिसके पास ज्यादा जगह होगी, जिसके पास ज्यादा जमीन होगी, वो तो उसी का लाभ ले पाएगा ना। जिसके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, जो एक एकड़ 2 एकड़, मतलब 1 बिस्सा 2 बिस्सा लेके बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो कहाँ 4 किलो 5 किलो 10 कुंटल बेचेगा अपना। नेग्लेक्टेड लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म नेग्लेक्टेड हो गया। आज भी बिहार में चले जाओ, जिसके पास 200 बीघा जमीन है, आज भी वो रखा ही है अपने पास। वो क्या दे दिया है, क्या बांट दिया है क्या, नहीं नहीं जरूरत। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, मैंने तुमको बता दिया, जो बड़े फार्मर्स थे उनके पास तो पैसा आ ही रहा था, छोटे फार्मरों की लगा नहीं आ रहा था। इकोलॉजिकली डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोलॉजिकली डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों होता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या हुआ करता था कि पहले हम लोग, आज भी जो होते हैं ना, जो वॉर्म्स होते हैं, वो वॉर्म्स देखने को मिलते थे, बट अब वॉर्म्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप इतना ज्यादा DOP का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो वर्म्स थे, जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाए रखते थे, वो नहीं हो रहा है। और हर साल हमें फर्टिलाइजर की अमाउंट को हर 3 साल पे बढ़ाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि सेम फर्टिलाइजर हम अगर उतनी ही क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन एबिलिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उसके बदले हम चाहेंगे कि उससे जितना खींच सके। तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। इंडस्ट्रीज की बात करें तो रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, भाई रोल क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्रियल वेल डेवलप इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिकल पर्पसेस, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइज इन, कहां कहां लाइज कर रहे थे, ये सबसे जरूरी देखना था। एक था मीटिंग एवर राइजिंग डिमांड, मीटिंग एवर राइजिंग डिमांड, भाई हमारी डिमांड ऑब्वियसली ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो हमको ज्यादा की आवश्यकता है लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए। हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की हमको बहुत ज्यादा जरूरत थी, की ऑफ हाई वॉल्यूम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा करना था। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लीड टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम डेवलपमेंट हो रहे थे। अब आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अब अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस और अभी तक का क्या डेवलपमेंट रहा, तो शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ GDP इंक्रीज बाय 20%, 20% के आसपास हम इंक्रीज किए 2013-2014 में। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग एंड फिनांस, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है भाई, पावर में हम इंक्रीज तो किए ही किए, हमारे पास ट्रांसपोर्ट आया, हम अच्छी तरीके से फोन्स का इस्तेमाल करने लगे, कम्युनिकेशन अच्छा होने लगा, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम भी बहुत स्टेबल हुआ, स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे पड़े, क्योंकि हमें एजुकेट भी किया गया। मच प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ ए पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट होने लगा। बिल्डिंग ऑफ ए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड ग्रोथ ऑफ अ नॉन इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, नॉन इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, देखो सारी की सारी बात की गई। एक तो हम डेवलप कर रहे थे, एक तो नॉन बाइनरी चीजों को हम डेवलप कर रहे थे। नॉन बाइनरी मतलब कि जो हमको जरूरत नहीं है उन चीजों को भी हम डेवलपमेंट कर रहे थे। भाई जूता हम डेवलप कर रहे थे, हम चप्पलें बना रहे थे, हम कपड़े तैयार कर रहे थे। ये हम चाहते तो ये सिंपल हम पहन सकते थे, धोती कुर्ता पजामा रहता कोई दिक्कत नहीं, बट
वी आर गोइंग टू मॉडर्नाइज। तो हमने क्या किया कि नॉन बाइनरी प्रोडक्ट्स भी हम अच्छे तरीके से डेवलप किए, प्लस उसके साथ साथ बाइनरी प्रोडक्ट्स भी जो हमारे लिए एसेंशियल्स थे। अब कहने का मतलब क्या था कि पावर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन पे ज्यादा काम हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेक्टरल इम्बैलेंस, सेक्टरल इम्बैलेंस सबसे जरूरी था। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैव फिल्ड विद प्रोवाइडेड द सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको समझो, एग्रीकल्चर जो था और इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये दो हमारे पायदान थे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों पैर थे। हम एग्रीकल्चर सबसे पहले शुरू किए थे, तो इसके अराउंड हमने कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया। हम चाहते तो बहुत बढ़िया ग्रुप क्रिएट कर सकते थे, हम बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इस तरीके से इस्तेमाल करते कि उसमें हम एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड कर सकते थे, बट हम फेल हुए, हम नहीं कर पाए, हम दोनों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाए। रीजनल इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर द फ्यू स्टेट्स, कुछ ही स्टेट्स डेवलप हो पाए, इसकी वजह से कुछ स्टेट्स रह गए। जैसे उत्तराखंड को एसईजी जोन बना दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने तैयार कर दिया उत्तराखंड, नोएडा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, यहाँ के लैंड रिफॉर्म भी अच्छे हुए, जमीन का अच्छा रेट बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन आया, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ। बट हर स्टेट को नहीं कर पाए, बिहार नहीं हो पाया, उड़ीसा नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश नहीं हो पाया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है डेड स्टेट। कंट्री डिसाइड करती है कि गवर्नेंस डिसाइड करती है, कंट्री डिसाइड करती है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकल विल भी ये डिसाइड करती है कि कंट्री अपने पास कुछ ऐसे स्टेट्स रखेगी जो काम करने के लिए है सिर्फ, मतलब उस स्टेट्स की जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ काम करेंगे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट हो गया, ये सब जो एरिया थी इनका इस्तेमाल किया गया रिसोर्सेज का, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए। बात समझ में आ रही है? इन सब सारी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिकनेस वाइल रेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन आने लगी। भाई स्किल लेबर जब नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि भाई इंडस्ट्री, भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाएंगे आप तो उनके पास स्किल लेबर की जरूरत है, नहीं मिलेगा तो आपको हटा दिया जाएगा। हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लैक ऑफ मतलब लैक ऑफ अनहेल्दी, सॉरी, हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय कंपटीशन था नहीं, तो जब कंपटीशन नहीं होगा तो वो जो चाहेंगे आपसे सर चार्ज लेंगे। जैसे अभी की अगर हम बात करें, जियो और एयरटेल, दे आर गोइंग टू एफ यू अप, एकदम मुंह पे बोल रहा हूं मैं, एकदम विदाउट एनी डाउट, क्योंकि ये कार्टेल बना चुके हैं। अब इनके अलावा कोई मार्केट में है ही नहीं। बीएसएनएल खत्म, एमटीएनएल खत्म, वोडाफोन खत्म, आपका हर्ट खत्म, उसके बाद से पता नहीं फलाना ठिकाना जो जो भी कम्युनिकेशन की कंपनी है, अब सिर्फ मार्केट में दो हैं, यही डील कर रहे हैं। अब ये जो रेट आपसे लेंगे आपको देना पड़ेगा भाई, आपको देना पड़ेगा। डिपेंडेंस ऑफ ए गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन एंड इन टैक्स और अ ड्यूटी टू मेक अ इम्पोर्ट इजियर। गवर्नमेंट के क्या था, गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ ए टैक्स, रिडक्शन के इसमें टैक्स और ड्यूटीज पे रिडक्शन करना। भाई मोस्टली हम गवर्नमेंट पे डिपेंड हो चुके थे, क्या जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उन पे टैक्सेशन को कंट्रोल करना। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, अच्छा सबसे जरूरी तो ये बुढ़वा जो है ना हम लोग को बर्बाद कर बैठे यार, ये सब फ्री की नौकरी पाए और एकदम समझ लो कि तहलका मचा के रखे, पान खा के थूक के पूरा एकदम समझ लो कि एकदम बर्बादे कर दिए। ये सब कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरियां है नहीं, बर्बाद करने वाले तो यही बूढ़े हैं सब। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये नौकरी अपने अच्छे से किए ही नहीं। जब ये नौकरी अपने अच्छे से किए ही नहीं, अपनी नौकरी को तो सिर्फ मजा लिया, चलो राजा पान खाएंगे वहीं बगल में थूक देंगे, कुछ भी दिक्कत। वही हो रहा है ना आज का भुगतान। आज के जो लोग हैं, आज के जो लोग काम करना ढूंढ रहे हैं, जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, आज की गवर्नमेंट, कोई भी दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको सिर्फ टैक्स चाहिए, उसको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। अब होड़ हो गई है अपनी कंट्री को सबसे ऊंचा दिखाने की। वो नहीं चाहेगी अपने लोगों की भलाई, वो चाहेगी कि उसके पास वर्ल्ड इकोनॉमी में पावर रहे। ये लोग नहीं समझते हैं कि भाई वो 10 समाज में बैठे, 10 लोगों के बीच में बैठे तो वो अपने को पावरफुल दिखा सके, और वो सिर्फ कैसा आता है, वो सिर्फ आता है मनी से। और ये मनी कहां से आएगी, टैक्स से। ये नहीं समझ में आता है। वो नहीं चाहेगी कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो, तुम खाओ पियो मरो, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो पावरफुल नहीं रहेगी तो उसको दबा दिया जाएगा, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है दूसरी दूसरी कंट्रीज के साथ। आज हम अपने लोगों के साथ खड़े रहते तो हमारे साथ भी यही होता। बट गवर्नमेंट को चाहिए पैसा इन होल्ड करने के लिए,
अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, और उसके लिए वो टैक्सेशन करेगी, उसके लिए वो कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ जाएगी, उसके लिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी। ये जरूरी होता है, और वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में लोगों ने काम अच्छे से नहीं किया, पुअर परफॉर्मेंस मिली, गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये जो सेक्टर है ये कोई काम लायक नहीं है, सेक्टर को खत्म करते हैं या इस सेक्टर को हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, बस हुआ वही। और ये सबका जो जिम्मेदारी है ये उन सभी लोगों पे है जो नौकरी कर रहे थे और जो नौकरी अपने मन से नहीं किए, जो उसमें उन्होंने को लगा कि अब सरकारी नौकरी मिल गई, अब हमको कौन निकालेगा, अब तो हम तो राजा आदमी हैं यार, अब तो भोज खाएंगे, जाए ना जाए मजा लें, कोई मतलब नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ए कैपेसिटी, फुल यूटिलाइजेशन हम कैपेसिटी की नहीं कर पाए। इंक्रीज कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो का रेशियो हमने इंक्रीज नहीं कर पाए। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो आईपीआर 1956 में आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट instrument through which the government regulate the industrial activities in the economic 1956 resolution laid down the following objective to accelerate the growth of industrialization। भाई ये जो रिवॉल्यूशन आया था इसमें इन्होंने कहा था कि हम एक्सेलरेट करेंगे अपने रिवॉल्यूशन को। हैवी इंडस्ट्रीज बैठाने की बात हो रही थी, पब्लिक सेक्टर को एक्सपांड करना था, रिड्यूस डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ के डिस्पैरिटी को कम करना था, टू प्रिवेंट द मोनोपोली एंड अ कंसिस्टिव वेल्थ ऑफ इनकम इन द हैंड ऑफ ए स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। भाई इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं जाने देंगे चीजें, अब तो वही कर रहे हैं, अब तो वही हो रहा है कि इंडस्ट्रियल भाई डेवलपमेंट में है, हम चाहे जिसको पावर दें, आप कुछ भी कर लीजिए। फीचर्स ऑफ ए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्या क्या फीचर्स रहे भाई, शेड्यूल A17 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाता है, इसको याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज लिस्टेड इन शेड्यूल A whose future development would be responsible to state, रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट रहना चाहिए। दूसरा सेक्शन B12 कहता है इंडस्ट्रीज आर इंक्लूड द सेक्शन B, प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ ए पब्लिक सेक्टर विथ द स्टेट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट। कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कि प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ ए पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर कुछ आना चाहती है तो प्राइवेट सेक्टर उसको पुश कर सकता है अपनी थोड़ी नई यूनिट डाल के या थोड़ी सी पैसे से मदद करके। शेड्यूल सी क्या कहता है, आफ्टर रेसिडुअल इंडस्ट्रीज आर लेफ्ट अपॉन द प्राइवेट सेक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को छोड़ दीजिए, वेपन्स को छोड़ दीजिए, केमिकल्स को छोड़ दीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा। स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ अ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक तरह से खत्म हो चुकी है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर्स कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इन्होंने लिया है, भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, लाइसेंस देगी, अगर आप गन बनाना चाहते हैं या केमिकल आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल कॉन्सियंस वेयर ऑफर्ड अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन अ बैकवर्ड रीजन ऑफ अ कंट्री सच अ टैक्स रिबेट अ कंसेशन रेट ऑफ अ पावर सप्लाई। भाई इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपको क्या करेंगे, जैसे इसी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तैयार किए गए, इस SEZs तैयार किए गए कि भाई चलो ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स रहे, जैसे उत्तराखंड आप चले जाएंगे तो उत्तराखंड उस समय जो था, उस समय अंडर डेवलप था, कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। मेरी बुआ यहाँ पर रहती हैं, तो अब हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग जाया करते थे, तो एक घर यहाँ पे हुआ करता था और एक घर हम लोग को 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर दिखता था। और हमारे जो फूफा फूफा जो भैया वाले हुआ करते थे बंदूक लेकर रात में सोया करते थे, क्योंकि भाई रात में चोरी वगैरह हो जाए या कोई गुंडे वगैरह आए, उस समय गुंडे भी आया करते थे। अब वो वहाँ पे चले जाओ तो अब एकदम यहाँ से यहाँ, तो क्यों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से नई नई इंडस्ट्रियाँ बैठी, इनके ज़मीन के अच्छे रेट मिले, इनको फैसिलिटीज़ मिली, ट्रांसपोर्टेशन मिले, लोगों के पास पैसे आए, लोगों को इनकम बढ़ी, वहाँ पे नए लोग आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब सारी चीज़ें दी गई। पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ओन करती है पब्लिक सेक्टर, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, एंड मैनेज आइदर बाय द गवर्नमेंट और इटसेल्फ और सम अदर एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या अपने कंट्रोल को छोड़ देगी, वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, लीजिए आप ये काम करिए, इतना हमको पैसा चाहिए, बात खत्म, जैसे रेलवे में हो रहा है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था, लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, लैक ऑफ ए कैपिटल। अच्छा देख, तो गवर्नमेंट को ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करने थे जो मासेस तक पहुंचे, प्लस इनके पास कैपिटल इतना नहीं था, क्योंकि इनके पास ये ज्यादा टैक्स भी नहीं लगा सकते थे, ज्यादा टैक्स लगाते तो भाई मामला दूसरा हो जाता। दूसरा, प्राइवेट एंटिटीज के पास पैसे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो भाई उस हिसाब से ये पैसा नहीं लगा पा रहे थे। लैक ऑफ इंसेंटिव एमंग अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिमांड ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, ऑब्वियस बात है,
लिमिटेड साइज हो गया था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि अब मोस्टली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ अ सोसाइटी, मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट। यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि लोगों को नौकरी देनी है ताकि उनकी इनकम बढ़े, जिससे उनका कंजम्पशन बढ़े, उसकी वजह से क्या हो, इंडस्ट्रियल रिगार्ड्स नई चेंजेस हो, नई इंडस्ट्रीज का वहां पे रिफॉर्म है। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग की बात नहीं हो रही थी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डेवलपमेंट की बात हो रही थी। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन एक तरफ मतलब गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था। टू प्रमोट इंपोर्ट सब्सिडाइजेशन, इंपोर्ट को कम करना था। पब्लिक सेक्टर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आया, अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, भाई प्राइसिंग इतनी लो थी जिसमें ये प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे थे। ओवर स्टाफ, मैंने आपको बता दिया, ओवर क्राउडेड हो गया था। मैनेजमेंट गैप, गैप के बीच में कोई मैनेजमेंट नहीं था, अरे हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक है। और अंडर यूटिलाइज्ड गैप्स, जो रिसोर्सेज थे उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। इनएडिक्वेट ऑटोमनी, मतलब कि जिसके पास कंट्रोल ऑफ पावर थी वो अपने ही पास रख रहा था, वो किसी को दे नहीं रहा था। नहीं, अरे हम है, अगर मेरी साइन नहीं हुई तो किसी की साइन नहीं होगी, वो वाला हाल। चट बुट, हाई लॉसेस, लॉसेस इनको ज्यादा मतलब सहन करना पड़ा। और बर्डन ऑफ सिक यूनिट्स, सिक यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स होती हैं, सिक यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनका भाई कंट्रोल तो एक तरह से मतलब समझ लो कि भैया इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई रहती है, एकदम मतलब एकदम अब एकदम बस अब मुहाने पे हैं, कब चिरिक दें, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एकदम मुहाने पे अटके हुए हैं कि अब रजा बस आप गए तो काम है खत्म। तो अब जब सिक यूनिट्स को जो क्या किया है, अब गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को दे दिया कि लो भैया अब तुम ही संभालो, हमारे बस का नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं संभाल पाएंगे इसको। तो भाई यहाँ से इनका मामला खराब होने लगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन ऑफ द दोज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये याद रखिएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का आपको क्या बोला है, स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। देखो दो तरह के होते हैं कैपिटल, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और एक होता है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि जहां पे मशीन्स को लगाया जाता है, जहां पे मशीन्स होती हैं, और लेबर का तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मोस्टली लेबर ही होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, भाई खुद के लिए नौकरी करनी है, खुद के लिए करना है, लेस कैपिटल इंटेंसिव, पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, जो प्रमोट किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। सीड बेड्स फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सीड बेड्स फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहने का मतलब क्या था कि शुरुआत तो छोटी से ही होनी है ना, मतलब और थोड़ी सी अगर बड़ी कंपनी का पुश मिल जाता है तो और अच्छा रहता है, ठीक है। शोज लोकल फ्लेक्सिबिलिटी, लोकलाइजेशन आप कर सकते थे प्रोडक्ट का। बट प्रॉब्लम कहाँ का है, डिफिकल्ट इन फाइनेंस। ला राजा बात कर रहे थे 5 करोड़ देने की, पैसा कहाँ से मिलेगा, किसके पास है 5 करोड़, हम तुम जा कर पाएंगे 5 करोड़ का धंधा है? 5 करोड़ जिंदगी में बन जाए तो आराम से बैंक में रख के खाएगा आदमी। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे माले नहीं बनाने के लिए, अब ले राजा बनाओ, किससे बनाओगे। डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रही है इनकी, लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं, कौन सा लोकल भाई, किस लोकल की आप बात कर रहे हैं, मार्केटिंग होगी तब ना। आउटडेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट, ले राजा 5 करोड़ में जो मशीन दे दी वो पता चला कि चाइना आज से 20 साल पहले यूज किया करता था, जापान आज से 20 साल पहले यूज किया करता था। अब उसी में मार रगड़े रह रहे हैं, मार बिगड़ रही है, मार बुला रहे हैं लोगों से बाहर के लिए, जरा बनाओ हमारा मशीन यार खराब हुआ है। कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, अभी देखो ये बात कर रहे थे कि इसकी, अभी ये बात कर रहे थे कि भैया बड़ी इंडस्ट्रीज हमको सपोर्ट कर देगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वही रेल दिए सर, मैं तुम कैसे आगे आओगे, मैं राजा, मैं बोला ना कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल हैव अ पावर, दे डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन। भाई जिसके पास पावर है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो यहाँ भी वही बात है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास पावर थी, उनके पास पैसा था, उनके पास कैपिटल था, उनके पास नई मशीनरी थी, वो प्रोडक्ट तैयार करके, तुम यहाँ एक प्रोडक्ट बनाओगे वो 1000 प्रोडक्ट मार्केट में बेच चुके हैं। तो उनके साथ फाइट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब से सोशल मतलब सोसाइटी आई तब से इसका हो पाना थोड़ा सा आनंदमय हो गया। फॉरेन ट्रेड में देखिए, फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल वॉल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। ब्रिटेन के समय हम जा रहे थे अबंडेंस की तरफ, भाई ऑब्वियस बात है ब्रिटिश हमको कंट्रोल कर रहे थे, तो जितना रॉ मटेरियल खींच के अपनी तरफ लेके जा रहे थे और जितना मन करे उतना ले जा रहे थे। ऑन द अदर हैंड फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन्स वर इंपोर्टेड इंडिया नोटेबली और अ बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब कहने का मतलब ये था कि यहां से खींच के बहुत लेके जा रहे थे, बट वहां से आ बहुत
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना है मिल गया, चलो ठीक है, लो चवन्नी अठन्नी खाओ, मस्त रहो। ब्रिटिशरों का हाल ऐसा था कि अब तुमको हम कैसे बताएं, ब्रिटिशर्स मतलब एक तरह से इसको एग्जाम्पल से समझो कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान तुम्हारे यहाँ रहने आया और तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी को भड़काना चालू किया, क्योंकि मैन हेड वही है। उसके बाद से पिताजी को भड़काते भड़काते तुम्हारी मम्मी को भड़काना चालू किया। अब मम्मी को भड़काते भड़काते धीरे धीरे कंट्रोल ऑफ पावर को शिफ्ट किया। उसके बाद से तुम्हारे खिलाफ वो मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को करने लगा, "अरे आपका बेटा तो ऐसे करता है, अरे आपका बेटा तो ऐसे करता है, मजा नहीं है, हमको दीजिए, हम बताते हैं कैसे होता है।" अब लालच, पैसे की लालच, भाई पापा पिघल गए, मम्मी पिघल गई कि भाई पैसा आएगा, पैसा आएगा। अब वो तुम्हारे घर के रिसोर्सेज को इस तरीके से अबंडेंस के तरीके से इस्तेमाल करने लगा कि कोई मतलब नहीं। तो जा बहुत ज्यादा रहा था, आ बहुत कम कर रहा था। बाद में चला तो पापा को लात मार दी। डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हमारा डिक्लाइन होने लगा। इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड अ टोटल एक्सपोर्ट्स, भाई परसेंटेज ऑफ जो तुम्हारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जो यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ ले जाया करते थे, और चीपर क्वालिटी के जो उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हुआ करते थे वो इंडियन मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर देते कि लीजिए सर आप खाइए। अरे बहुत बढ़िया है सर, आज भी यही होता है। आज भी आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपने माल को बेच रही हैं एज अ बहुत अच्छा। जैसे अगर न्यूट्रीला का एग्जांपल ले लो तुम, उसके बाद से जो तुम अगर प्रिंगल्स की बात ले लो, जो कि यूएस की कंपनीज हैं जो इंडिया में माल को बेच रही हैं, अपने गुड्स को बेच रही हैं, तुम देखोगे हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो उस मुकाबले यूएस के मुकाबले बहुत लो कॉस्ट में, क्योंकि हम हायर मार्जिन पे वो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ना। अब न्यूट्रेला वहां पे $3, अरे मतलब $7 या $9 का है, एक जो उसका आता है जार वो $9, यहाँ के हिसाब से देखोगे तो कितना हो गया भाई। अगर वो बेचेंगे, अगर तुमको मान लो कि न्यूट्रेला अपना देता है, क्या कहते हैं, पीनट बटर देता है, तो $9 या $10 के आसपास है, मतलब 800-900 रुपए का पीनट बटर है। इंडिया में कौन खाएगा पीनट बटर भाई 800-900 रुपए का? भाई कौन खाने वाला है, कौन खाएगा 800-900 रुपए का बटर? पीनट बटर, बटर तो लोग खा नहीं रहे हैं अमूल का, चलेंगे पीनट बटर खाने, न्यूट्रेला से काम चला रहे हैं, ले आ जा। आता है ना एक तो न्यूट्रेला वाला, अमूल बटर बना के बेचते हैं सब, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन ऑफ द मेन इंक्लूडिंग ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज अ मेन इन ट्रेडिंग पार्टनर। ब्रिटेन आया, इसने पूरा कंट्रोल किया, ये सारा माल अपने के यहाँ बेचता था, फिर ये छोड़ के गया, तो अब भैया हमारे पास कोई है ही नहीं जिसके यहाँ माल बेचे, किसके यहाँ जाओगे? अब भाई तुम घर से बर्बाद हो चुके हो, तब किसके घर जाओगे दुआ मांगने? जो दुआ देने वाला था तो लेके सब चला गया। Trade policy. In the first 7 years of a plan of India, the trade are commonly called inward-looking trade strategy. The strategy is technically known as the import substitution. Import substitutions means substituting import with the domestic product. मतलब कहने का मतलब ये था कि import substitution की बात हो रही थी, जो बाहर से प्रोडक्ट हम इंडिया की तरफ मंगा रहे थे, तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये था कि हम कोशिश करें कि उस प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में बना सकें। Imports were protected by the important traffics and codes for which the protected domestic form from the foreign competition. Impacts inward-looking trade strategy on our domestic industry. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है कोक का। कोक, अगर तुम बोलोगे 50s 60s 70s में कोक जब इंडिया में आया था, तो ये यहाँ से इसको बैन किया गया, फिर ये वापस चला गया। तो उस समय जो कंपनीज थी फेंटा वगैरह जो आ गई, उसके बाद से तुम देखोगे कैंपा वगैरह उस समय आ गई, तो ये इन्हीं का दिया हुआ ट्रेड पॉलिसी कि भाई चलो ठीक है, हम भाई बाहर से नहीं आने देगा, भाई अगर कोल्ड ड्रिंक पीना है तो घर का बना हुआ पीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेव कर रहा था फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ऑफ ए गुड। भाई जो पैसा हम बाहर भेज रहे थे वो पैसा बच गया कि भाई अब इंडिया में रहेगा, ठीक है। क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट इन द लार्ज डिमांड ऑफ अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लार्ज डिमांड किसका होने लगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होने लगा। हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस ऑफ अ कंट्री एंड डायरेक्टली लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हमको लेके जा रहा था। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी की क्या क्रेडिट है, इट इज नॉट लीड टू द ग्रोथ। अब ये ग्रोथ की तरफ हमको लेके नहीं गया, मैं बताता हूं क्यों। लैक ऑफ कंपटीशन इंप्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये भी मैं बताता हूं। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज और इट डिड नॉट लीड टू एफिशिएंसी। अब देखो इस पूरे पूरे बात को समझो भाई, मौके पे चौका मारने तो इंडिया से सीखिए। इंडिया के लोगों ने ये सीखा कि चलो ठीक है, अब तो हमको मौका मिला है, अब बाहर से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम इंडिया में बनाएंगे। अच्छा, ये चाहते तो अपनी प्रोडक्शन लाइन को इतना बड़ा कर सकते थे कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, जो चाइना ने किया। बट इन्होंने कहा कि अरे यहाँ के लोग तो पागल हैं, कुछ भी बेचो ना, बढ़िया चीज नहीं देना है इनको, कुछ भी बेचो, ये लेने के लिए तैयार है, क्योंकि बाहर से इतना इंपोर्ट लग के आ रहा था। इंडिया में जो था वो सस्ते में मिल रहा था।
अब लोगों को सस्ते की इतनी ज्यादा आदत लगवा दी लोगों ने, क्योंकि इनकम तो थी नहीं भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से उनको इनकम कहाँ से आएगी। तो इतना ज्यादा मिसहैप हो गया कि इन्होंने कहा कि नहीं, हम वही बेचेंगे जो मैं चाहूंगा। दूसरा, इन्होंने मोनोपोली क्रिएट करना चालू किया, मोनोपोली क्रिएट करना चालू किया कि भाई मैं ही रहूंगा मार्केट में, मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अब तो बाहर से आ रहे थे, अब अंदर ही बन रहा था। दूसरा, हायर प्राइजेस। अब इन्होंने सोचा कि बाहर की कंट्री का सामान तो आ नहीं रहा, अब हम चाहेंगे जो प्राइस पे लेना चाहेंगे हम ले लेंगे। तो ये सब सारी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिली हमको। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग इज अ टूल फॉर चैनलाइजिंग स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ अ प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेजोल्यूशंस आईडीआरए वाज एंडेड इन 1951। ठीक है, क्या क्या रहा इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडीआरए 1951, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्लान प्रायोरिटीज। जो भी प्लान प्रायोरिटीज थी कि भाई कैसे कैसे हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री जरूरी थी, इनके बारे में बात करना। अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, किसी एक का हाथ में कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हम हर रीजन का बैलेंस डेवलपमेंट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू कंपटीशन बिटवीन द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़ी कंपनियां छोटी कंपनीज पे दबाव बना के उनको बंद करा देती थी कि यार राजा तुम एक ठो बनाओगे मैं 1000 बनाऊंगा, तुम एक बार लॉस होगे मैं 1000 बार लॉस होऊंगा, बट तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उन चीजों पे कंट्रोल करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कियर फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज अंडर दिस एक्ट फॉलोइंग। भाई फॉरेन एक्सचेंज को भी तो हमको बचाना था कि हमारा पैसा बाहर न जाए। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का क्रिटिसिज्म देख लो। देयर विज बी आर नो हो सिस्टम फॉर एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। एक्सेप्टेंस और मतलब रिजेक्शन के लिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं तैयार था, जो आ रहा है आने दो। द क्वालिटी ऑफ अ टेक्नो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ अ टेक्नो डेवलपमेंट वाज जनरली पुअर। जो भी चीजें हम रिसर्च बेस पे कर रहे थे या जिन चीजों पे हमको जरूरत थी कि हाँ भाई इसको लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो भी उस पे इम्प्लीकेशंस हो रहे थे, जो भी एग्जामिनेशन हो रहे थे, वो पुअर क्वालिटी के थे। लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजल्टेड इन अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। अच्छा, लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजल्टेड इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इन मेनी इंडस्ट्रीज। ये अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी ये लाइसेंस दे दिया जा रहा था कि चलो तुम तो ठीक है बना रहे हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इन रियलिटी पॉलिसी हेल्प लार्ज बिजनेसेस इन एक्यूमुलेटिंग द इकोनॉमिक पावर। ये बनी ही किसके लिए थी, ये बनी ही थी लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए। देखो क्यों बनी थी। देखो आईडीआरए का मेन मोटिव था कि हम स्मॉल स्केल, देखो ध्यान से सुनना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बड़ा करना। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बड़ा करना इनका मेन मोटिव ये था। दूसरा, मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाएगी, मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाएगी। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए। ठीक है, मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाएगी, ये दो बेसिक थे कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेके जाना, मोनोपोली क्रिएट नहीं करना है। रीजनल डेवलपमेंट होगा, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट की बात हो रही थी। इसका फायदा बड़ी कंपनियां कैसे हो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक होक सिस्टम तैयार किया। होक सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जिसको कहा जाता है अनलाइसेंस्ड कंपनी। अनलाइसेंस कंपनी अपनी बनवाई, मतलब कि अनरजिस्टर्ड कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय के नाम, अपने किसी जान पहचान के नाम उसको खुलवाया। अब उसको लाइसेंस दिलवाया और उसमें झोंक के पैसा डाला, उसमें झोंक के पैसा डाला कि चलो ठीक है अब तुम काम करो, मैं पैसा लगा रहा हूं और मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। यही हुआ। ये सिर्फ पॉलिसी बनाई ही गई थी बड़े लोगों के लिए कि भैया आप ही लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, छोटे लोग आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। परमिट लाइसेंस, द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज ऑफ द मीनिंग ऑफ टाइम ग्रांटेड लाइसेंस टू द बिग बिजनेस। मैंने बोला ना बिग बिजनेस विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी एंड देयर एप्लीकेशन। भाई अडानी, अंबानी, अंबानी, अब मान लो कि छोटी कंपनी कोई है, छोटी कंपनी है, वो किस नाम से है, कहाँ रजिस्टर्ड, कोई मतलब नहीं, आया इसको तुरंत पास करो, साहब के यहाँ पैसा पहुंच गया, लो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। ये चीजें इनको दे दी गई बनाने के लिए, अपना कंपनी फॉर्म कर लिए, बनाए ना बनाए, क्या करें क्या ना करें, कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इस तरीके से ये काम कर रहे थे। बात समझ में आई। यहाँ पे ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। कुछ चीजें हैं मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। ये सिर्फ एक रिवीजन था, इसमें मैंने एग्जैक्ट पॉइंट सब के सब आपको डाल दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार एनसीईआरटी बुक का भी रिवीजन कराऊं, एनसीईआरटी बुक का भी रिवीजन कराऊं। बुक से रिवाइज करना उसका आनंद अलग है। दूसरा, हम कोशिश करेंगे इसके पीवाईक्यूज करने के, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके, एनसीईआरटी के, और किसी चैप्टर का हमको नहीं पता।
तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम इस रिवीजन को ख़त्म करेंगे। मोस्टली इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिवाइज़ करने में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम रिवाइज़ करेंगे। राइट नाउ वी आर हैविंग 217 सब्सक्राइबर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ सपोर्ट। आज 217 है, कल 2,17,000 होंगे, और ये होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक़्त, तब तक के लिए सब सही, दूध दही।